वार्निंग, अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक काफी कंट्रोवर्शियल रहता है, काफी परेशान करने वाला होता है, बच्चों को काफी काफी कंफ्यूजन करता है ना भाई। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट को हम कला समझे या विज्ञान समझे, इस बात को लेकर काफी डाउट हमारे माइंड में रहते हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए तो हमको यहाँ पे काफी मशक्कतें करनी पड़ती है भाई, क्योंकि हमको याद ही नहीं रहता। कहें तो कैसे कहें, क्यों कहें। तो इन सभी टॉपिक्स को या इन सभी जो क्वेरीज हैं, इनको हम यहाँ पे बिल्कुल इजी वे में आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो अगले 15 से 20 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा। 15 से 20 मिनट लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखो, कभी कभार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट को हम आर्ट क्यों कहने वाले हैं, उसको कला क्यों कहने वाले हैं, और मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है, मैनेजमेंट को हम आर्ट क्यों कहेंगे। देखिए ध्यान से, आर्ट क्या होती है। आर्ट किसी भी काम को करने की कला। क्लियर। आर्ट को हम मानते हैं काम करने की कला। दोबारा फिर से रिपीट करता हूं, आर्ट को हम मानते हैं काम करने का तरीका, काम करने की विधि, जो क्लैरिफाई करता है किसी भी काम को कैसे किया जाएगा, किस ढंग से किया जाएगा। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं तो जॉर्ज आर टेरी ने यहां पे साफ साफ कहा है, कला है क्या। कला है, आर्ट इज ब्रिंगिंग अबाउट द डिजायर्ड रिजल्ट थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स, यानी कि अपनी कुशलताओं का, अपनी योग्यताओं का, अपनी जो पोटेंशियल है उसका बेहतर तरीके से यूज करके हम लोगों ने रिजल्ट निकालना है, हम लोगों ने डिजायर्ड रिजल्ट को फाइंड आउट करना है, हम लोगों ने किसी काम को करना है, और वही कला है। ऐसा बोला है जॉर्ज आर टेरी ने। तो चलिए, उनकी बात तो होगी, लेकिन हम अपने लेवल पे आ जाते हैं। अब सर हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कैसे समझे, वो तो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने दे दी डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन को बेस बना के कुछ बातें यहाँ पे निकाल लेते हैं ना। जैसे कि सबसे पहला, कला किसी काम को करने की विधि को निश्चित करती है और बताती है उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाए। जैसे कि सपोज करो, मैं यहाँ पे ज्यादा गहराई में नहीं जाता, आप लोगों को सिंपल सी बताता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्या है, मुझे ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन उसी के साथ उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, वो मेरी कला है। सपोज करें अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब मैं अपनी कला को चेंज करता हूं, अपने तरीके को चेंज करता हूं। देखिए कैसा फील होता है आपको। हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं मैनेजमेंट को कला क्यों कहें और उसको विज्ञान क्यों कहें। कैसा लगा, नींद आने लगी थी। हाँ, बिल्कुल आएगी नींद भाई, क्योंकि कला तो कला ही है ना, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, किसी भी काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करना, वो हमारी कला, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। या फिर चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कला। तो ये भी एक तरीका है, क्योंकि कुछ पढ़ाते हैं भाई ऐसे चिल्ला के, झन्ना के। कभी कभार मैं भी करता हूं ऐसा काम, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए, कला, एक ही काम को करने के अलग अलग तरीके यहाँ पे हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कला के बारे बात कर रहा था। तो अब हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल के अंदर हम यहाँ पे सीधे सीधे बात करेंगे मैनेजर 1 और मैनेजर 2 के बारे में। दो मैनेजर यहाँ पे हैं। एक मैनेजर और जो दूसरा मैनेजर है, दोनों ने एक ही जगह पे एजुकेशन ली है, एक जैसी एजुकेशन ली है, एक ही तरीके के कॉलेज में वहां पे वो लोग पढ़े हैं, और दोनों के दोनों में से एक बहुत बढ़िया है और दूसरा बहुत खराब है अपनी कंपनी के लिए। ऐसा कारण क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों के दोनों अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग यहाँ पे आउटपुट दे पाते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मैनेजर 1 उतना ही सीखा है जितना मैनेजर 2 ने सीखा है, लेकिन बावजूद इसके मैनेजर 1 की जो स्किल्स हैं वो ज्यादा बेहतर हैं, जिसके कारण वो बेहतर कर पाता है। और मैनेजर 2 अपने सीखे हुए ज्ञान को, अपने लिए हुए नॉलेज को वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो फ्लॉप यानी कि फेल वाली कैटेगरी में आ जाता है। तो ये चीज हमारे पास थे सिंपल कला को सीखने की। तो चलिए अब मैनेजमेंट को
कला के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कला यानी कि आर्ट्स के कुछ फीचर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हीं के बिहाफ पे फिर देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट इन सारी की सारी फीचर्स पे खरी उतरती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली बात हमारे पास है, कहता है पर्सनल स्किल। भाई फीचर्स ऑफ आर्ट्स के अंदर हम यहाँ पे सीधी सीधी बात करेंगे पर्सनल स्किल की। हाँ, जो आर्ट्स होती है उसमें व्यक्तिगत कुशलताएं बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, पर्सनल स्किल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और मैनेजमेंट की बात करी जाए तो अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को कि हाँ, वहां पर पर्सनल स्किल्स मैटर करती हैं। तो सिंपली जो हमारे पास मैनेजमेंट है वो इस विशेषता को तो फुलफिल करती ही है। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान इसको हिंदी में कहा जाता है, बिहेवियरल नॉलेज इसको कहा जाता है। एक ही काम को करने के लिए हम किस तरीके का बिहेवियर, किस तरीके का नॉलेज अपना इस्तेमाल करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो निर्णय, विवेक और नेतृत्व। ठीक है, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं वो टोटली हमारा बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होता है। अलग अलग सिचुएशन में एक व्यक्ति अलग अलग डिसीजन लेता है और एक ही सिचुएशन में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग डिसीजन लेते हैं। ये बात भी आपको यहाँ पे समझनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब किसके कारण हुआ? कहते कला के कारण। जी हाँ, तो कला के अंदर जो आपका व्यवहारिक ज्ञान है वो बहुत मैटर करता है। और व्यवहारिक ज्ञान, जी हाँ, तो हमारे पास जो मैनेजमेंट है वो व्यवहारिक ज्ञान ही तो है। वो अलग अलग परिस्थितियों में कैसे काम करना है इस चीज का कंप्लीट नॉलेज हमको प्रोवाइड कराता है और हमको बताता है आपने कैसे करना है भाई। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ रुख करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। जी हाँ, जो हमारी मैनेजमेंट है वो पूर्ण रूप से एक सार्थक रिजल्ट की तरफ अग्रसर होती है। ये कहती है कि हमने जो भी काम करना है उसका रिजल्ट हमको पॉजिटिव वे में मिलना चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही एक मैनेजर का काम क्या होता है? उसको कम से कम पैसा लगा के ज्यादा से ज्यादा गेन करना होता है। और अगर मान लो कोई मैनेजमेंट या कोई मैनेजर ऐसा नहीं कर पाता तो उसको हम कहते हैं डाउनफॉल में जाओगे आप। यानी कि आप लोग बेहतर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपके जो पर्सनल स्किल्स है ना वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। यानी कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डाउनफॉल है। तो यहां पर मैनेजमेंट की ये फीचर भी आर्ट की फीचर के साथ मर्ज हो सकती है और अच्छे तरीके से इनको यहाँ पे कंबाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस। जी हाँ, लगा एक कहावत क्या, एक दोहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात ते पत्थर पड़त निशान। तो वही बात यहाँ पे है भाई, लगातार अभ्यास के कारण हम अपने आप में निखार ला सकते हैं। लगातार अभ्यास के कारण हम अपने काम में एक शार्पनेस ला सकते हैं, हम अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में भी कहा जाता है, जब एक मैनेजर लगातार अलग अलग परिस्थितियों से जूझता है और उसमें डिसीजन लेने की कैपेसिटी अपने ऊपर अर्न कर लेता है तो तब ये सिचुएशन वहां पे होती है। इसमें साफ साफ कहा कि जब एक व्यक्ति लगातार नई नई समस्याओं से जूझता है तो उसके विवेक के अंदर, उसके माइंड के अंदर या उसके अंदर उन डिफरेंट काइंड की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये हमारे पास नेक्स्ट है। उसके बाद फिर कहता है क्रिएटिव पावर्स। यहाँ क्रिएटिव पावर्स यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं ना वो अलग अलग नेचर के होते हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज उनकी होती हैं, अलग अलग नीड, अलग अलग डिजायर होती हैं, जिसके कारण एक मैनेजर सभी के साथ एक जैसा बिहेवियर बिल्कुल नहीं कर सकता। एक मैनेजर सभी सप्लायर्स के साथ एक जैसा बिहेवियर नहीं करता। कुछ सप्लायर्स ऐसे भी होंगे जिनके साथ अक्कड़ के बात करनी होती है और कुछ सप्लायर्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ नरमाई से बात करनी होती है। तो सिंपली वैसे ही हमारे पास मोटिवेशन और जो कोऑर्डिनेशन होता है जो मैनेजर को करना होता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिएटिव होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे क्रिएटिव नहीं हो तो आप फ्लॉप हो जाने वाले हो। अगर आपके लोग आपसे इंस्पायर नहीं हुए, वो आपकी क्रिएटिविटी के मुरीद नहीं हुए तो यहाँ पे आपको बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कला की जो लास्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंस हमने जो डिस्कस करी है वो भी मैनेजमेंट में द्वारा फुलफिल करी जाती है, जिसमें साफ साफ कहा गया कि मोटिवेशन और कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो क्रिएटिव होता है काफी, और वो हर परिस्थिति में हर जगह पे बदलता रहता है। और इसीलिए कुछ लोग
अपने फील्ड में काफ़ी पॉपुलर होते हैं और कुछ अपनी फील्ड में काफ़ी बेकार कहे जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम या इस कंक्लूजन के बिहाफ पे अगर बात करी जाए तो ओवरऑल मैनेजमेंट एक जो हमारे पास आर्ट है उसकी सारी विशेषताओं को फुलफिल करता है, तो इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट कहा जा सकता है। अब यहाँ पे सिंपली अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक साइंस के बारे में, यानी कि मैनेजमेंट को अगर साइंस कहा जाए तो क्या हो। देखिए यहाँ पे विज्ञान की डेफिनेशन समझिए कि असल में विज्ञान होती क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात, विज्ञान है साइंस इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। और ये बॉडी ऑफ नॉलेज या यूं कहा जाए ये जो ज्ञान है वो मानव द्वारा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर प्राप्त किया गया है। ऑब्जर्वेशन क्या, चीजों को देख के क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन चीजों को समझ के और उसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स करके तो वो यहाँ पे इस नॉलेज को सीख पाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि विज्ञान के अंदर जो भी आप लोगों ने सीखा है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, जो भी यहाँ पे रिजल्ट है उसको आप वैलिडेट कर सकते हो, उसको आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब बात यहाँ पे अगर आ जाए कि साइंस में वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिंपल वर्ड्स में अगर यहाँ पे बात करी जाए तो विज्ञान क्या है, विज्ञान जो हमारे पास रिजल्ट एंड जो कॉजेज हैं उसके बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करती है, ठीक है। और रिलेशन को एस्टैब्लिश अगर कोई भी चीज करती है तो उसके लिए यहाँ पे वेरिफिकेशन हो पाना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो वहां पे उसको विज्ञान बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तो ये तो चीज थी हमारे पास विज्ञान की। अब हम बात करते हैं कि विज्ञान की विशेषताएं क्या है और क्या मैनेजमेंट उन विशेषताओं को फुलफिल कर पाती है, क्या मैनेजमेंट उन फीचर्स पे खरी उतर पाती है। अब हम इस चीज को यहाँ पे सीखने, तो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं जो हमारे पास साइंस है उसकी फीचर्स को पढ़ने वाले हैं और उसके साथ साथ हम इन साइंस की यानी कि विज्ञान की फीचर्स को कंपैरिजन करेंगे मैनेजमेंट की फीचर के साथ। और यहाँ पे देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट की फीचर्स साइंस की फीचर्स को प्रॉपर तरीके से मैच करती है या नहीं। तो चलिए सबसे पहला हमारे पास आता है वो हो गया सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। विज्ञान क्या है भाई, जो हमारे पास ज्ञान है उसका एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रबंध के बारे में बात करी जाए तो ये भी तो है भाई। बहुत सारे मैनेजमेंट कितने सालों से लगातार अनवरत अपने प्रयास कर रहे हैं, लगातार शोध कार्य कर रहे हैं। उन्हीं शोध के बिहाफ पे तो यहाँ पे बहुत सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश किया गया है, तभी तो इसको यहाँ पे बॉडी ऑफ नॉलेज कहा जाना बिल्कुल सही है। तो पहली फीचर तो यहाँ पे हो गई भाई बिल्कुल डिट्टो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी फीचर की अगर बात करी जाए तो कहा गया बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड एनालिसिस, ठीक है। देखिए ध्यान से भाई, फैक्ट्स को कलेक्ट करा जाता है और उनको एनालिसिस करा जाता है, ये होता है विज्ञान में। तो हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी सेम है भाई। हमारे जो भी विशेषज्ञ थे उन्होंने बहुत सालों तक लगातार डाटा को कलेक्ट करते रहे, उनको स्टोर करते रहे और उनका विश्लेषण करने के बाद बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमारे सामने रखे। तो यहाँ पे ये कह पाना कि ये भी जो कलेक्शन ऑफ डाटा है और उसका एनालिसिस पे बेस्ड है तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो दूसरी फीचर है वो भी यहाँ पे प्रॉपरली फुलफिल होती है। और नंबर 3 यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यहाँ पे आप थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है आप लोगों को, लेकिन फिर भी अगर डाउनफॉल को थोड़ा सा हटा दें तो देखिए क्या होता है। कहा जाता है विज्ञान के नियम सार्वभौमिक रूप से सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल है, वहां पे कोई भी चेंज नहीं होता है। तो मैनेजमेंट में कौन सा चेंज होता है? हाँ, नहीं होता। मैनेजमेंट में भी कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होते। जैसे साइंस के नियम फिक्स है भाई, आपने पानी का फॉर्मूला H2O मैं बहुत सिंपल लेके चला हूं, वो सभी को पता होगा। तो मैनेजमेंट के भी तो वो नियम जो एक बार सेट हो चुके हैं वो लगभग कहीं पे भी जाइए आपको सिमिलरली आपको वही मिलने वाले हैं। हाँ, परिस्थितियों के आधार पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन फिर भी उनकी सत्यता को कोई नकार नहीं सकता। कैसे नहीं नकार सकता? तो आप देख लीजिए यहाँ पे सीधा सीधा हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल दिए हुए हैं और उसमें से एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लेने चाहूंगा जो कि है मेरे पास
आदेश की एकता, यानी कि एक व्यक्ति को अगर एक ही बंदा ऑर्डर करता है, आदेश देता है, या उसके कई सारे मालिक नहीं जो उसको आदेश देने वाले, तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है उसके कंपैरिजन में जिसको एक टाइम पे कई आदमी ऑर्डर दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। अगर एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति ऑर्डर देने वाला हो तो वो काम बेहतर तरीके से करेगा कि नहीं करेगा। सपोज करें कि आपके घर पे कोई काम करने वाला है, आप उसको कहते हो भाई चलो किचन में जाके बर्तन साफ करो, लेकिन अचानक से दूसरा, या आपकी वाइफ कर लीजिए या कोई भी आपकी मम्मी जी कर लीजिए, वो कहते नहीं पहले कपड़े धो, तो वो कंफ्यूजन में आ जाएगा बेचारा कि उसको क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो सिंपली आदेश की एकता की बात करी जाए तो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेज इफेक्ट रिलेशन। देखिए कारण और परिणाम का जो संबंध है वो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अगर मान लीजिए मैनेजमेंट के बारे में इस पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर किया जाए तो हम कह सकते हैं कि मैनेजर अगर डिसीजन गलत लेता है तो उसका सीधा सीधा रिजल्ट भी गलत ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे कारण और इम्पैक्ट कहता है कि भी गलत रिजल्ट का कारण क्या है, उसने गलत डिसीजन लिया, इसीलिए तो कारण और परिणाम को हम साइंस में भी मान सकते हैं और पहचान सकते हैं, वो रिलेशन वहां पे तय किया जा सकता है और हमारी मैनेजमेंट में भी इसको तय किया जा सकता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को विज्ञान कहना यहां तक तो कहीं पे भी गलत नहीं लग रहा। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट एंड वैलिडेशन ऑफ रिजल्ट। हमारे पास प्रेडिक्शन भी यहाँ पे पॉसिबल है। जी हाँ, देखिए जो मैनेजमेंट होती है उसको अगर इस नजरिए से देखें तो यहाँ पे काफी आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि परिणाम को सत्यापित किया जाना और पूर्वानुमान लगाना। हम इस बात को पहले से जानते हैं, मैनेजर कोई भी डिसीजन लेता है तो वो पहले से ही सोच लेता है कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। वो फ्यूचर के बारे में पहले से प्लान बनाता है, भाई मैं अगर ये डिसीजन लेता हूं तो उसका फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और यही तो होता है क्या, परिणामों को सत्यापित करना और पूर्वानुमान करना। जब ये विज्ञान में हो सकता है और इसके साथ साथ हमारी मैनेजमेंट में भी हो सकता है, भविष्य के बारे में पहले से ही एस्टिमेशन हमारी मैनेजमेंट में पॉसिबल है। तो इसीलिए इन सभी बातों को कंक्लूड अगर हम करते हैं तो विज्ञान को हम मैनेजमेंट के रूप में समझ सकते हैं, या यूं कहा जाए मैनेजमेंट को हम विज्ञान के रूप में समझ सकते हैं। तो देखिए इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा मैनेजमेंट को हम यहाँ पे कला भी कह सकते हैं और मैनेजमेंट को हम यहाँ पे आर्ट भी कह सकते हैं, सॉरी विज्ञान भी कह सकते हैं। तो इन दोनों के दोनों कंक्लूजन्स को अगर मैं एक ही सेंटेंस के अंदर कहना चाहूं तो क्या रिजल्ट निकलने वाला है उसकी तरफ भी एक बार देख लेते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं कि जो हमारी विज्ञान और आर्ट है उन दोनों का साइंस में अगर कंसिडरेशन कर दिया जाए तो क्या होने वाला है, तो आपको पता है ना मैनेजमेंट एट साइंस एज वेल एज आर्ट। तो आप सभी को पता है विज्ञान की परिभाषा और आर्ट की परिभाषा यानी कि कला की परिभाषा, इन दोनों को हम यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं। विज्ञान क्या कहती है, विज्ञान कहती है क्यों, यानी कि भाई, ठीक है। और जो हमारे पास आर्ट है वो कहती है हाउ, यहां पे कोई भी काम क्यों किया जाए और यहां पे कोई भी काम कैसे किया जाए, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से वन लाइनर कहना चाहूं तो सरल शब्दों में अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो मैं इसको सीधे सीधे तौर पे कह सकता हूं कि किसी विषय की जानकारी प्राप्त करना, किसी विषय की जानकारी प्राप्त करना विज्ञान है। क्या है, विज्ञान। कोई भी ज्ञान अर्जित करना, कोई भी चीज को यहां पे समझना वो विज्ञान है।
और अब उस सीखे हुए ज्ञान को यूज करना, ठीक है, और उस ज्ञान को व्यवहार में लाना कला है। ये हमारे पास ओवरऑल कंक्लूजन है। यानी कि मैनेजमेंट, सबसे पहले तो बात सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि बहुत सारी चीजें हमको सीखनी होती है और फिर उस सीखी हुई चीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं रियल में, और उसको हम यहाँ पे बिहेवियर यानी कि व्यवहारिक तौर पर, तो उसको हम कला करते हैं। यानी कि मैनेजमेंट सीखना एक विज्ञान है, मैनेजमेंट अपने आप में एक विज्ञान है, और फिर उसको व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल करना कला होता है। इन सभी बातों में कंक्लूजन अगर कहा जाए तो मैं यहाँ पे एक ही बात पे पहुंचता हूं, वो ये है कि मैनेजमेंट कोई एक्चुअल साइंस नहीं है, कोई जो हमारे पास एक भी वास्तविक विज्ञान नहीं है, ये एक इनएग्जैक्ट साइंस है, यानी कि व्यवहारिक विज्ञान है, यानी कि अप्लाइड साइंस है, यानी कि वो विज्ञान जिसके नियम पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होते हैं, क्योंकि इसके जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी सिद्धांत हैं, उनको लैब में, जैसे केमिस्ट्री की, फिजिक्स के लैब में उनके एक्सपेरिमेंट्स को हम यहाँ पे कर सकते हैं, वैसा तो यहाँ पे नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अपने आप में एक बहुत गहरा विषय होने के कारण इसको हम यहाँ पे विज्ञान भी कहते हैं, और उसका व्यवहारिक प्रयोग होने के कारण इसको हम साइंस भी कहते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर हमारे पास यहाँ पे एंड होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज मत भूलना।